नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हमने क्रिटिकल थिंकिंग सेशन में जो हमारे सबसे बड़ा माइथोलॉजिकल किताब है महाभारत, उसमें काफ़ी फिलॉसफी है, काफ़ी जटिल समस्या आती है, काफ़ी अलग अलग चरित्र है। कैरेक्टर स्केच जो है वो एक एक ह्यूमन इमोशंस दर्शाता है। ह्यूमन इमोशन हमारे सोच को कैसे, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग जो कि करेक्ट निर्णय लेने में मदद होना चाहिए, कैसे हमारे सोच को प्रभावित करता है। तो इसीलिए हमने इससे क्रिटिकल थिंकिंग को इससे हम बैकग्राउंड में, इसके बैकग्राउंड में हम इसके ऊपर सेशंस अभी हम कर रहे हैं। और ये हमने कहाँ से इनको लिया है, महाभारत के जो कैरेक्टर स्केचेस या इंटरप्रिटेशंस है, ये गुरशरण दास का किताब है, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। इन्होंने महाभारत का काफ़ी अध्ययन किया है और इनमें से अलग अलग कैरेक्टर्स का विवरण किया है, अलग अलग पात्र का विवरण किया है, जो हमको आज के जिंदगी में भी हमको शिक्षा देता है। और काफ़ी एक प्रकार से जैसे शेक्सपियर के ट्रेजेडीज है, ये महाभारत भी बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। और ट्रेजेडी से हमको ज़्यादा सीख मिलता है। तो ये एक माइथोलॉजी के इससे हमको काफ़ी शिक्षा मिलता है। सबसे बड़ा ट्रेजेडी है जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था, वॉर था। और इसमें कई लोग अपने कई लोग एक्शन से ये वॉर हुआ, और कुछ लोग के इनएक्शन से, जिसको कि हम आजकल के समय साइलेंट मेजोरिटी कह सकते हैं। साइलेंट मेजोरिटी या जो लोग हैं, ईमानदार लोग भी कई बार चुप रहते हैं। कुछ उनकी मजबूरियां रहती है या कुछ उनके इनर कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कुछ इनके। और हमेशा ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ मॉरल करेज है। मॉरल करेज होने के बाद भी कई बार कुछ लोग साइलेंट मेजोरिटी में रहते हैं। कुछ उनका बैकग्राउंड रहता है, कुछ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड रहता है। तो इसके इसमें हम आज जो गुरशरण दास ने, आज का जो पाठ हम बात करेंगे, एक पूरा चैप्टर उन्होंने भीष्मा के ऊपर लिखा है। भीष्मा पितामह जिसको कहते थे, भीष्मा पितामह, सेल्फलेसनेस। और हर कोई, जितने भी स्कॉलर है, वो कहते हैं कि जो गीता का जो मेन ज्ञान है कि कर्म किया जा, फल की चिंता मत कर, ये बहुत मुश्किल है इसको इंसान के लिए। पर एक जो पात्र है महाभारत में जो कि इसको 100% अपनाया है और इससे जिया है, वो भीष्म पिता कहते हैं। इससे नजदीक कोई हो नहीं सकता है। पर इसमें दिखाते हैं महाभारत में, अगर आप गहराई से जाएंगे, कि कोई भी चीज में 100% करेक्ट, 100% गलत नहीं होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता। इसके भीष्म के पात्र से इन्होंने बताया है कि कई बार ऐसे सेल्फलेस सर्विस भी, सेल्फलेस थे, निस्वार्थ थे, सेल्फलेस सर्विस सर्विस भी हानि कर सकता है इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, प्रजा को। तो इसके ऊपर उन्होंने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए हैं, भीष्मा के कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बताते हैं। इन्होंने पूरा बैकग्राउंड दिया है कि भीष्मा का बैकग्राउंड क्या था। वो किंग शांतनु के लड़के थे, 8वें बच्चे थे, जो कि वो लंबी कहानी आपको मालूम होगा, आप लोगों को शायद ज्यादा अच्छा मालूम होगा कि गंगा माता उनकी माता थी। और उन उन वो गंगा को त्याग दे देती थी उनकी माता जाके, पहले के 7 बच्चे, और ये 8वें को इन्होंने रोक लिया था शांतनु ने। उसको गंगा में बहाने जा रही थी उनकी माता, वो उन्हें कुछ श्राप था उसका, वो अलग कहानी है। पर ये, पर उससे बाद जो गंगा माता
अलग हो जाती है शांतनु से। तो बचपन से ही ये किंग शांतनु इसको बड़े करते हैं, भीष्मा को। उनका नाम देवव्रता रहता है, देवव्रत। बाद में उनका भीष्मा के नाम से जाने जाते हैं। देवव्रत को वो बड़े करते हैं और बहुत लाड़ प्यार से बड़े करते हैं, पूरा योद्धा बनाते हैं, कुछ सिखाते हैं वगैरह वगैरह। माँ का भी प्यार देते हैं, पिता का भी प्यार देते हैं, सिंगल पेरेंट आजकल के जमाने। और वो बहुत अटैच रहते हैं अपने फादर से, भीष्मा, भीष्मा पिता। और बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं, तब जब उनको घर बसाने का समय आता है, या उस वक्त क्या होता है, उनके पिताजी शांतनु, उनको प्यार हो जाता सत्यवती से, जो कि एक मछुआरे की लड़की रहती है। और सत्यवती के पिताजी बोलते हैं इसको, शांतनु को, कि भाई हम एक ही शर्त में अपनी लड़की दे सकते हैं, उसी के बच्चे सिंहासन में जाएंगे, क्योंकि ये फिर देवव्रत जो भीष्मा है, वो एक्चुअली उनका हक बनता संगा। तो वो लौट के आते हैं, किंग शांतनु काफी निराश रहते, डिप्रेशन में रहते हैं। और फिर उनके ये देवव्रत भीष्मा पूछते हैं उनके पिताजी से, भाई आप क्यों, तब वो बताते हैं पूरी कहानी। तो वो इतना, भीष्मा इतना अपने पिताजी के इसमें ये रहते हैं कि अपना त्याग दे देते, सेल्फलेस, बोलते ठीक है, हम सिंहासन में नहीं जाएंगे, हम सिंहासन को त्याग देते हैं। तो वो फिर जाते हैं, तो फिर से बातचीत जब होता है, तो फिर वो सत्यवती के पिताजी बोलते हैं, भाई ठीक है, आपने तो त्याग दे दिया है, आपके बच्चे त्याग देंगे कि नहीं। फिर से वो वादा करते हैं भीष्मा, जो हम शादी नहीं करेंगे, हम घर नहीं बसाएंगे, हम सिंगल रहेंगे। तो ये इनका कैरेक्टर बताया कि ये, इसमें कई चीजें आ जाता है। ये इनकी अच्छाई दिखाते हैं, इनके पिताजी के का सुख अपने सुख से ऊपर रखा है। पर इसमें कई ऐसे आते हैं कि क्या उनके पिताजी इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। पिताजी ने तो जी लिया, उन्होंने अभी अपने बच्चे का देखना था। अभी ऐसे क्या डायनामिक्स आजकल भी होते हैं क्या हमारे घरों में, कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करे, बोल के नहीं, इनडायरेक्टली करे। तो ये हमारे पेरेंटिंग में ये याद रखना चाहिए कि बच्चे को ऐसा बंधन ना रखे, फ्री करे। इसमें भीष्मा ने तो बहुत अच्छा काम किया। फिर उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया। पर अगर जब बाद में जो महाभारत का इतिहास बताता है, जो आगे का नैरेटिव बताता है, उसमें नुकसान हुआ पूरे सिटीजन्स को, नागरिकों को, क्योंकि वो सबसे कामयाब थे, उनको सिंहासन का लेना था, जिम्मेदारी लेना था। तो वो प्रजा का भी भला होता, क्योंकि वो काफी अच्छे योद्धा थे, काफी हाई इंटेग्रिटी वाले थे, उसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता है, हाई इंटेग्रिटी वाले थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो पर एडवाइजर थे, वो कौरव के एडवाइजर थे, कौरव के, पांडव के, वो सब उनकी इज्जत करते थे। कौरव पांडव सभी थे वो, एज अ रेस्पेक्ट होता है, जो आदमी ऑनेस्ट होता है, हाई इंटेग्रिटी का होता है, वो अपने आप, दुश्मन भी उसको रेस्पेक्ट करता है। तो उनका कोई दुश्मन नहीं, सभी रेस्पेक्ट करते थे, भीष्म पिता। और उनका काफी अथॉरिटी था, मॉरल अथॉरिटी था। पर इसमें भी कई मोड़ पे उन्होंने गलत निर्णय लिया। क्रिटिकल थिंकिंग उनका इमोशन से ये हो गया। पहला क्रिटिकल थिंकिंग उनके पिताजी के इमोशनल ब्लैकमेल से उन्होंने गलत निर्णय लिया कि खुद सिंहासन को त्याग दिया, खुद न शादी करने का वादा किया। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आपका इमोशनल ब्लैकमेल से आजकल के ज़माने में भी होता है। अगर देखें, हम इससे थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से दे रहे हैं। कई पेरेंट्स को कुछ बनना रहता, किसी को लॉयर, किसी को डॉक्टर, खुद नहीं बनते हैं तो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को। बच्चे पेरेंट को प्यार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, और इमोशनल ब्लैकमेल में कई बार ऐसे प्रोफेशन में आ जाते हैं जिसमें शायद उनको सही में इंटरेस्ट नहीं, उनको शायद और कुछ करना चाहते हो। तो ये एक है। और जैसे कर्म करते हैं, अगर उसमें लगाव हो तो कर्म आपके काम वर्क नहीं रहता है। पर अगर इमोशनल ब्लैकमेल से आप कुछ आए, तो ये दोनों के लिए, ये इसमें से ये मिल सकता है
कि बच्चों के लिए भी कि भाई पेरेंट्स को आप ये करो, पर अपना लाइफ चॉइसेस खुद करना चाहिए, और पेरेंट्स भी इमोशनल ब्लैकमेल ना करे, तभी वो नेचुरल डेवलपमेंट होगा बच्चों का। नहीं तो नुकसान इसमें महाभारत में वो बड़े लार्ज स्केल में बताया कि पूरा महाभारत हो गया। और कहीं कहीं जहाँ पे उनको निर्णय लेना था, जहाँ पे उनको एसर्टिव लेना था, एसर्टिव ही नहीं थे ये, इतने ज्यादा वो ओबीडियंट कह सकते हैं, या कह सकते हैं लॉयल्टी, लॉयल्टी, लॉयल्टी उनको इतना ज्यादा था फादर को। बाद में उनको थ्रोन का भी, सिंहासन खुद वो हकदार थे, नहीं लिया, पर जब दुर्योधन और ये जब वस्त्र हरण हो रहा था, तभी भी वो बीच में उनको, अगर क्रिटिकली देखा जाए तो वो हाई इंटेग्रिटी वाले थे। जब देख रहे थे द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब उनको दुर्योधन को पलट देना था, अपने ऑथोरिटी एसेट करना था। द्रौपदी ने जब पूछा भी, तब वो गोल मटोल जवाब दे रहे थे कि जो धर्मा है वो सटल है, उसका बहुत मुश्किल है। तो इसमें भी उनके कन्फ्लिक्ट आ गए। किस टाइप के कन्फ्लिक्ट आ गए, जैसे गुरशरण दास ने लिखा है इसमें, कि वो उनको था कि भाई हमारा जो लॉयल्टी होता है वो सिंहासन की तरफ होना चाहिए। और दूसरा है कि उनका जो माइंड था, पॉलिसी मेकर का माइंड था कि जो युधिष्ठिर तो हार गया है, बाकायदा लीगली सही तरह से हारा है, तो ये अभी हम बीच में क्यों पड़े, जब वो कानून के हिसाब से चल रहा है काम। नंबर वन। नंबर टू कि भाई शाकुनी के भी बहुत ये है, वो उसके जो दूसरे हमारे ये है, स्ट्रांग होना चाहिए हमारा सिंहासन। हम हमारे जो रूलर बोल रहे हैं, जबकि रूलर गलत बोल रहे थे, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, वो फिर वो पॉलिटिकल डायनेमिक्स के इससे कह रहे हैं इन्होंने, हस्तिनापुर ही ऑल्सो व्यूज धर्मा स्टेट पॉलिसी। जब भीष्मा थे, जब उसका वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी का बेइज्जती हो रहा था, तो स्टेट पॉलिसी के बारे में शायद उनके दिमाग में आया कि स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का ये होना चाहिए, भारत लाइन। ही वरीज हस्तिनापुर अलायंस विद द गंधर्व एंड द पॉलिटिकल implications ऑफ एलिएटिंग दुर्योधन अंकल शकुनी। शकुनी से अगर वो खिलाफ गए शकुनी के, ये भीष्मा सोच रहे थे, ये इनका इंटरप्रिटेशन है। पावरफुल मिलिट्री स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट, शकुनी मामा का भी पावरफुल कोई ये था, राज था। तो ये कहते हैं जो भी रीजन है, एक दो चीज उनके इसमें था कन्फ्लिक्ट, उनके क्रिटिकल थिंकिंग में। क्रिटिकल थिंकिंग में करेक्ट एक्शन लेना था कि भाई वो वस्त्रहरण रोकना, गलत चीज हो रहा था। तो उनका एक था कि उनकी वफादारी, उनको वफादारी लग रहा था कि हमारे, हम सिंहासन की तरफ वफादार होंगे। जैसे हमारे यहाँ भी कई स्ट्रांग पॉलिटिक्स होते हैं, कोई पावर में होते हैं, तो कई लोग देखेंगे कि हम वफादारी होना चाहिए, कि भाई हम चुप रहेंगे क्योंकि हम अगेंस्ट नहीं जा सकते हमारे लीडर के। तो ये कहते हैं कि ये एक लैक ऑफ मॉरल करेज आ जाता है, या गलत मिसप्लेस्ड वफादारी। एक तो वो पिताजी के से भी ये हो गए थे, उस टाइम इमोशनल ब्लैकमेल था, तो अपना वफादारी पिताजी की तरफ दिखाने गए, अपना त्याग किया, तो उसमें भी नागरिकों को नुकसान हुआ, कि अच्छे एक रूलर हो सकते थे, फिर महाभारत शायद होता भी नहीं। और दूसरा क्रूशियल स्टेप में, जब ये वस्त्र हरण के समय नहीं उन्होंने अपना ऑथोरिटी यूज किया, मॉरल ऑथोरिटी था, तभी भी वफादारी में मारे गए कि नहीं हम सिंहासन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये इन्होंने दिया लॉयल्टी, वफादारी। और दुर्योधन अफ्रेड एंड, और जबकि उनको इतने एल्डरली थे कि उस समय उनका कोई खुद का कैरियर और खुद का सिंहासन की तरफ तो लोभ था ही नहीं, पर वो सोच रहे थे हमारा सही एक्शन ये है, ब्लैक एंड व्हाइट में सोच रहे हैं कि हमको अपना ये एक्शन है कि मैं सिंहासन की तरफ से ही रहूंगा, मैं अगेंस्ट नहीं जा सकता। दूसरा था पॉलिटिकल, ये कि कहीं शकुनी मामा को हम दुश्मन नहीं बना सकते हैं। तो उन्होंने जैसे हमारे आजकल पॉलिसी मेकर्स जवाब दे देते हैं कोई आरटीआई का, कि ये गोल मटोल जवाब दे देते हैं, तो ऐसे उन्होंने जवाब दे दिया कि इसका है। तो जो भी है, इसमें यही बताते हैं कि ये क्वेश्चन ये आ जाता है, ये
गुरशरण दास कह रहे हैं, एक कोई दूसरे फिलोसोफर के बारे में, इरावती कर्वे, कोई महाभारत के स्कॉलर है, उन्होंने कहा है कि भीष्मा, इरावती कर्वे ने कहा है कि भीष्मा का पूरा जीवन जो सेक्रीफाइस किया, उन्होंने त्याग किया, जो गीता का ये किया, फ्रूटलेस फल का, ये उनका पूरा इतना भी निस्वार्थ नहीं होना चाहिए। बोला कि उनका लाइफ वेस्ट हो गया, कोई काम नहीं आया। बेशक उनके मॉरल इसमें रहे वो, पर उसमें अल्टीमेटली जो नुकसान हुआ, और फिर पूरा महायुद्ध हो गया। पर गुरशरण दास का दूसरा मत है, वो कहते हैं महाभारत प्रेजेंटेड विद एन अदर मॉरल डिलेमा। वो कहते हैं कि महाभारत एक ड्रामा है जिसमें बताते हैं कि बड़े से बड़े इंटेलिजेंस या बुद्धिजीवी को भी ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं रियल लाइफ में। तो वही बता रहे हैं महाभारत, कि भीष्मा जैसे ये भी डगमगा गए, कहीं कहीं क्रूशियल टाइम में डगमगा गए, और ये ह्यूमन ये है, वीकनेस आ ही जाता है, कितना भी आप हाई मॉरल करेज के हो। महाभारत है मॉरल डिलीमा, धर्म संकट, टू विच दे आर नो इजी आंसर, जिसके इजी आंसर्स नहीं होते हैं। रिमाइंडिंग अस अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, ये पूरा किताब का नाम ही है डिफिकल्टी गोइंग गुड है। तो कई मोड़ में ये आ जाते हैं कि ये भीष्मा का भी जो धर्म संकट था, किस तरफ वो ये करे, डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। तो ये कहते हैं कि इट इज ह्यूमन टेंडेंसी टू डिसीव वन सेल्फ, ये कहते हैं, शुरू में इन्होंने कहा था गुरशरण दास ने, हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं। तो बीस्मार्क में भी उस इसमें फंस गए कि अपने आप को धोखा दे दिया, वफादारी का धोखा दे दिया, फिर पॉलिटिक्स का धोखा दे दिया, और सही डिसीजन नहीं लिए जब वस्त्र हो रहे थे। वो कहते हैं ये हम ह्यूमन नेचर है। तो इसके बाद आगे बताते हैं, ये जो ह्यूमन टेंडेंसी रहता है कि अपने आप को धोखा देना, अपना इसको रैशनलाइज करना, अपने एक्शन का बचाव करना, जबकि अगले में वो चीज नहीं देखना, अगले में अगले को क्रिटिसाइज करना, अपना एक्शन को। तो भीष्मा भी उसी इसमें चले गए। और निष्कर्मा कर्म का, कृष्णा का जो आइडिया है, निष्कामा कर्मा, निष्कामा कर्मा, जो कि कर्म किए जा फल की, उसमें भी कमियां हैं, जो कि भीष्मा के जीवन से पता चलता है कि उन्होंने पूरा ये किया, पर उसमें भी। तो परहैप्स द्रौपदी का सवाल का सही में शायद जवाब नहीं था। हेंस आई डिसएग्री विथ कर्वे पेसिमिस्टिक व्यू, ऑल ह्यूमन एफर्ट, ऑल ह्यूमन लाइफ एंड्स इन फ्रस्ट्रेशन। कर्वे ने कहा हर ह्यूमन लाइफ एंड फ्रस्ट्रेशन, वो इसमें उनका मत अलग है। गुरशरण दास कहते हैं कि ये बताता है कि कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। और इसके फेलियर्स, जो इनकी नाकामियां थी, सेल्फलेसली, बिगर कोई स्वार्थ के काम करने में भी कितना हम नाकामयाब हो जाते हैं जब जरूरत होता है कुछ एक्शन लेने का। तो एडवाइस अर्जुना को जैसे कृष्णा एडवाइस देते हैं, आप काम करो, उसका फल की चिंता नहीं करो। अगर हम ठीक से देखें तो अ, अपने बारे में हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि आपके लिए फल, पर जैसे भीष्मा का ये, उन्होंने अपना काम किया है, जो भी उन्होंने त्याग दिया, फिर बाद में ये रहे, पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नुकसान जो हुआ बाद में, नुकसान को उन्होंने नहीं देखा। नागरिकों का नुकसान हुआ, महायुद्ध हो गया, वो नहीं देखा। तो वो निस्वार्थ तो थे, पर वो अपने निस्वार्थ होने के इसमें दूसरे का हानि हो गया। सो वो कहते हैं हर कोई जो ये होता है, हर कोई जो होता है, वो अब सोचता तो है कि हम निष्कर्म, पर बोलता है एक्चुअल लाइफ में, गुरशरण दास कह रहे हैं एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आप जो खा रहे हो, आप ब्रेड खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, अपना खाना खा रहे हो, वो किसी ने बनाया है, किसी बेकर ने, किसी दुकान में उसने बनाया है, अपने इससे काम किया है, अपने उसको जो काम करना है उसका। तो आपको उसका फल आप खा रहे हो, वो नहीं खा रहा हो। तो ऐसा वी एड्रेस आवर सेल्फ नॉट टू बट द सेल्फ लव। पर जो लोग अपना ही सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उनके एक्शन से किसी का भला भी हो सकता है।
होता है, भला बहुत हुआ भीष्मा के एक्शन से, इंटेग्रिटी से वो गाइड करते थे लोग, ये कर, पर इनएक्शन से नुकसान भी हो गया। तो इसमें कोई भी ऐसा लॉ जो है उसके एक्सेप्शंस रहते हैं। इसीलिए चाहे वो फिलॉसफी हो चाहे वो साइंस हो, हम बिल्कुल एक इसमें हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं सोच सकते कि यही फाइनल है। और आपको मालूम है कि इनका अंत कैसे हुआ महाभारत में, कि बहुत ही अच्छे, उन्होंने फिर कमांडर इन चीफ हो गए थे कौरव का आर्मी का, हजारों हजारों लोगों को उन्होंने ये किया, हराया, काफी लोग खत्म किए पांडवों के। फिर ये फिक्र हो गया इनको पांडवों को कि कैसे भीष्मा को ही हराना पड़ेगा, तभी जाके ये होगा, जीत हो सकता पांडवों का। तो उसके बाद आपको मालूम है कि खुद ही पूछे उनसे जाके पांडव कि कैसे हम वो हराया जाए। तो इसमें जो दिया है उन्होंने बताया कि हीरो इज अ रिनाउंसर, व्हाट इज माय ड्यूटी। इसमें काफी इन्होंने दूसरे ये दिए है। मैं इनका जो आखिरी जो इनका जो बेड ऑफ ये होता है, वो पिलो फॉर अ हीरो, एक तकिया उनको, हाउ इज अ वेनरेबल वाइस ग्रैंडफादर, ये इतने ये थे कि जब युधिष्ठिर लौटते भी है तो वो पूछते हैं कि भाई हमारे पितामह कैसे है, सब कोई उनकी इज्जत करते थे। एल्डेस्ट, ये पूरा इन्होंने हिस्ट्री दिया है। फिर मैं देख रहा हूँ कि आखिरी में वो लड़ाई में कैसे उनको अर्जुन हरा, ये करते हैं, युधिष्ठिर करते हैं, अर्जुन करते हैं, मैं देख रहा हूँ। ब्लडी एंड भीष्मा स्लेस 10,000 वैरियर्स, 10,000 वैरियर्स को अकेले उन्होंने। पांडव को काफी ये हो जाता है, कृष्णास घोडिंग, कृष्णा फिर बोलते हैं अर्जुना को। अच्छा हाँ, ये अभी आ रहा है इसमें। तो भीष्मा से फिर पूछा जाता है भाई, अ, युधिष्ठिर बताते हैं भीष्मा को, भीष्मा के बारे में, कि भीष्मा ने एक और वादा किया था कि वो किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, या पहले भी कोई जो औरत रहा है, औरत को नहीं वार करेंगे। अगर औरत उनके सामने आ जाए तो वो उसके पीछे कोई उसके फिर वो अपना ये हथियार नीचे डाल देंगे। औरत आ जाए या पहले कोई जो औरत रहा, बेशक आज के तारीख में वो आदमी हो, पर पहले कभी देखो ट्रांसजेंडर का उस टाइम भी ये था कंसेप्ट, सेक्स चेंज का, आगे थे महाभारत काफी चीजों में। भीष्मा टेल्स द पांडव दैट ही इज इनविंसिबल इन बैटल, भीष्मा ने खुद ही बताया था ये पांडवों को। पांडव एंड कृष्णा विजिट भीष्मास कैंप, खुद ही वो भीष्मा के कैंप में जाते हैं। एंड युधिष्ठिर पूछता है कि हमको बताइए भीष्मा को कि आपको कैसे हम मार सकते हैं। देखिए कितने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपना भी बता रहे हैं, जो पूछा उसका जवाब दे रहे हैं। और उनके एक और उनके पास पावर था कि वो अपना डेथ का टाइम भी खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भीष्म पांडव को बताते हैं कि अगर वो बैटल में तो ऐसे नहीं हारेंगे, बट अगर कोई ऐसा इंसान को उनके सामने लाया जाए जो कि पहले पैदा औरत हुए थे, गर्ल चाइल्ड पैदा हुई थी, और बाद में भी चलेगा, वो सेक्स चेंज भी चलेगा, तो इनमें से माइटी पंचाला का प्रिंस था, पंचाला का एक राजकुमार थे, शिखंडी। शिखंडी वो औरत पैदा हुई थी, बाद में वो मेल बन गई थी, सेक्स चेंज। तो शिखंडी अगर उसके सामने आए, भीष्मा कहते हैं, तो हम उनका अपना हथियार नीचे डाल देंगे। देखिए वही मैं देख रहा था, सेक्स चेंज का कंसेप्ट था वहां पे। वही कहते हैं ना, महाभारत में स्टार्टिंग में ही कहा कि महाभारत में सब कुछ दिया है जो दुनिया में हो सकता है, और जो चीज महाभारत में नहीं दिया है वो दुनिया में हो नहीं सकता है। अभी हम सोचते हैं कि सेक्स चेंज मॉडर्न ही है, पर ये शिखंडी का दिया है कि वो औरत पैदा हुई थी, बाद में आदमी बन गई। सब कुछ दिया है, या कम से कम विजन था उनको कि ऐसा भी हो सकता है।
एक विजन था उसमें। तो उसके बाद वो वॉर काफी ब्लडी होता है, भीष्मा मारते, फिर बाद में उसको शिखंडी को ले जाते हैं सामने। तो शिखंडी तो आदमी रहता, पर भीष्मा देख जाता है कि ये औरत पैदा हुई थी, उसको फेमिनाइन दिख जाता है। और वो वचन जैसे दिया था, वो अपना हथियार डाल देते हैं, और अर्जुना अपना गांडीवा वाला बो एंड 25 एरोस, 25 एरो तीर से आक्रमण करते हैं भीष्मा के ऊपर, और वो जमीन में गिर जाते हैं, अपने रथ से गिर जाते हैं। और जमीन में नहीं गिरते हैं, पर वो जो एरोज है, तीर जो लगी थी उनको 25, उसके ऊपर सोए हुए पड़े रहते हैं। और उनका सिर ये रहता है, तो 2 एरो अर्जुन उधर भी डालते हैं, जो उनका सिर को भी एरो का सपोर्ट मिल जाए। और सीइंग दिस साइड, दोनों तरफ के फौज रुक जाते हैं लड़ना, जब देखते हैं इतना बड़ा योद्धा और इतने बड़े इंसान, जो ईमानदार, सत्यवादी, फॉरगेटिंग ब्रीफली दैट दे आर एनिमीज, अपनी दुश्मनी थोड़े देर के लिए भूल जाते हैं और उसको होमेज देते हैं, उसको श्रद्धांजलि देते हैं। इतने बड़े त्याग किया था जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा त्याग किया, और ये पहला मेजर विक्टोर है। 3 एरो और अर्जुना डालते हैं कि उनका सिर भी तकिए का बन जाए, सिर के लिए भी एरो का तकिया बन जाए। या शायद ये एक सिंबॉलिक है कि जो इतने त्याग देते हैं वो बेड ऑफ एरोज में भी वो कंफर्टेबल रह सकते हैं। और फिर पानी भी पिलाते हैं जब वो थर्स्टी। पानी कैसे पिलाते हैं? फायर्स एंड एक पर्चन, पर्जन या एरो ठोकते हैं जमीन में, तीर, और कूल वाटर जमीन से निकलता है, और वो भीष्म पिता को पानी पीने को मिलता है। और ये अपने यूथ के मैदान में ये, क्योंकि वो अपने समय से उनका ये एक और उनके पास ये था, एक गिफ्ट था उनको, एक वरदान मिला था कि अब इतना त्याग किया था, उनको एक वरदान था कि अपना मौत का समय खुद तय कर सकते हैं। तो वो इतने सारे एरो लगे थे, वो फिर लेटे थे पूरे महाभारत युद्ध के आखिरी तक। और आखिरी में फिर उन्होंने चूज किया था उसके बाद जाए। तो ये यहाँ पे रुकते हैं, फिर आगे गुरशरण दास ने इसके ऊपर और टिप्पणी की है, हम अगले सेशन में उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, तो आज के लिए धन्यवाद।